नमस्ते, सुप्रभात, बहुत स्वागत। जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, लेकर हाजिर हैं हम खबरों के खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। दिखाएंगे आपको तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 1 मिनट में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस बुलेटिन की। और पहली बड़ी खबर आपको बता दें, करौली हिंसा के विरोध में बीजेपी की न्याय यात्रा रोकना कांग्रेस के लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर गहलोत सरकार को जमकर घेरा और क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में गहलोत सरकार के माथे पर लग चुका करौली के कलंक की आड़ में बीजेपी कांग्रेस के उस आखिरी 2 किलो में से एक को भेदने की तैयारी में जुट गई है। करौली हिंसा के विरोध में बुधवार को बीजेपी युवा मोर्चा की अगुवाई में भगवा पार्टी ने यात्रा निकालने की कोशिश की तो उसे करौली बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। ये तानाशाही सरकार ने हम सब लोगों को रोका है। जिस जगह पे हम सब लोग हैं, यहाँ 144 लागू नहीं है। उसके बावजूद भी सरकार ने हम सब लोगों के जो संवैधानिक अधिकार है, आंदोलन खड़े करना, करौली जाना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये तानाशाही सरकार हमारा संवैधानिक अधिकार को भी छीन रहे हैं। तेजस्वी सूर्या ने राजस्थान में एंट्री पर रोक लगाने को लेकर गहलोत पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया, हम लाठी से डरने वाले लोग नहीं हैं। गहलोत जी, हम युवा मोर्चा हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दरअसल 2 अप्रैल को करौली में बाइक रैली के दौरान हिंसा हुई। उसके बाद बीजेपी ने 7 हिंदू परिवारों के पलायन का दावा किया है और उस पर भी अभी 2 दिन पहले अजमेर प्रशासन के हिंदू त्योहारों पर सख्ती के आदेश को बीजेपी हिंदू विरोधी मानसिकता बताकर चुनाव में सियासी फायदा लेने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ जहां मोदी सरकार घाटी में कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर आतंकी कश्मीरी पंडितों को फिर से डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है मामला, समझिए इस रिपोर्ट में। ऐसे वक्त में जब कश्मीरी पंडित घाटी में वापसी का मन बना रहे हैं, तब एक बार फिर पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने इन्हें धमकी दी है। फिलहाल सीमित संख्या में जो कश्मीरी पंडित कश्मीर में रह रहे हैं, उन्हें यहां से घर बार छोड़कर जाने की चेतावनी दी गई है। यह खुली धमकी लश्कर इस्लाम नाम के एक आतंकी संगठन ने दी है। लश्कर इस्लाम ने कश्मीरी पंडितों को धमकी भरा यह पत्र भेजा है। काफिरों को यह हमारी आखिरी चेतावनी है, या तो कश्मीर छोड़ दो या फिर मरो। एक के बाद एक हर काफिर मारा जाएगा। न तो मोदी और न ही शाह काफिरों को हमसे बचा पाएंगे। कश्मीर सिर्फ उन लोगों का है जो अल्लाह और हजरत मोहम्मद को मानते हैं। इसलिए काफिरों, कश्मीर छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हें नरक भेज देंगे। लश्कर इस्लाम की तरफ से कि आप या तो इस्लाम कबूल कीजिए और या तो मरने के लिए तैयार हो जाइए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर इस्लाम के धमकी भरे पत्र को लेकर FIR दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया। कुलगाम में घर के बाहर गोलियां बरसाकर आतंकियों ने कश्मीरी हिंदू की हत्या कर दी। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट से आतंकी बौखलाए हुए हैं। चुन चुन कर एक एक आतंकी को मौत के घाट उतारा जा रहा है। बावजूद इसके दहशतगर्द कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहे। अब आतंकियों ने कुलगाम में अंधाधुंध गोलियां बरसाकर कश्मीरी हिंदू की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक कुलगाम के काकरान गांव में बुधवार शाम 7:30 बजे आतंकी पहुंचे। यहां उन्होंने घर के बाहर बैठे सतीश कुमार सिंह को निशाना बनाकर गोलियां बरसा दी। आतंकियों ने सतीश के सिर पर 1 और सीने में 2 गोलियां मारी। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। युवक के घर पर 2 पुलिसकर्मी भी सुरक्षा के लिए तैनात थे। हमले में लश्कर-ए-तैयबा का हाथ बताया जा रहा है। कुलगाम और शोपिया में राजपूत परिवार के लोग रहते हैं, जिन्होंने आतंकवाद के दौर में भी घाटी नहीं छोड़ी। मारे गए सतीश का परिवार सेब के कारोबार से जुड़ा हुआ है। दक्षिण कश्मीर में गैर कश्मीरी मजदूरों और आम नागरिकों पर इस महीने हमले की ये 5वीं घटना है।
आतंकी हमले से राजपूत समाज में भारी आक्रोश है। फिलहाल हमलावरों की तलाश में कई जगहों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आतंकियों को तलाश लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे पीएम म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। क्या है इस म्यूजियम की खासियत, समझिए इस रिपोर्ट में। देश का पहला प्रधानमंत्री संग्रहालय बनकर तैयार है। यह भव्य म्यूजियम देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को समर्पित है, जो आगे भी भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के यशगान को अपने संग्रहालय में पिरोता जाएगा। संग्रहालय में सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल और उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। पीएम संग्रहालय नई दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में स्थित है। इससे पहले नेहरू म्यूजियम के नाम से यह जाना जाता था। मोदी सरकार ने इसे पीएम संग्रहालय के रूप में विकसित करने का फैसला किया, जिसके बाद इसे नए सिरे से विकसित किया गया है। इसमें देश के सभी 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान को सहेजा गया है। पीएम म्यूजियम 10,000 वर्ग मीटर में फैला है। इसे बनाने में 271 करोड़ की लागत आई। साल 2018 में इसके निर्माण की मंजूरी दी गई थी। इसमें पूर्व प्रधानमंत्रियों से संबंधित तस्वीरें, भाषण, वीडियो सहेजे गए हैं। जानकारी और सूचनाओं के लिए सरकारी संस्थाओं, रक्षा मंत्रालय, मीडिया से मदद ली गई है। म्यूजियम का निर्माण उभरते भारत की कहानी से प्रेरित है। इसके डिजाइन में टिकाऊ और ऊर्जा संरक्षण का ध्यान रखा गया है। परियोजना के दौरान एक भी पेड़ को नहीं गिराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते और अब बात करते हैं नींबू की। जी हां, देश भर में नींबू की कीमतों में उछाल आने से हाहाकार मचा हुआ है। नींबू के भाव ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। हालत यह है कि नींबू के लुटेरे भी अब पैदा हो गए हैं। रिपोर्ट देखिए। अदना सा दिखने वाले इस नींबू के कहने ही क्या, आज ये इतना बेशकीमती हो गया है कि इसके आगे महंगे से महंगे फल भी पौने नजर आने लगे हैं। अपनी आसमान छूती कीमत से ये नींबू लोगों के दांत तो खट्टे कर ही रहा है। जगह जगह अब इस नींबू की लूट भी मच गई है। कानपुर में लुटेरों ने 15,000 नींबू लूट लिए, जिसके बाद नींबू के बागों में दहशत है। लोगों को चिंता सता रही है। नींबू के लुटने से बचाने के लिए बाग में लठैत पहरा दे रहे हैं। दिन रात इस तरह की निगरानी की जा रही है, मानो सोने चांदी से भरे किसी तिजोरी की होती है। बाग मालिक घर बार छोड़ बाग में ही डेरा डाले हुए हैं। लगभग यही नजारा हर नींबू के बगीचे का है। एक एक नींबू का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। बगीचा मालिक नींबू लूट की FIR तक लिखवा रहे हैं। बारिश कम हुई, कीड़े लग गए। कीड़े लगने की वजह से नींबू फसल कमज़ोर हो गई, और जो थोड़ा बहुत बचा भी है तो आसपास के लोकल लोग जो हैं वो चोरी करके लेके जाते हैं। इस वजह से तीखना पड़ता है। ये पहली बार है जब नींबू को लूटा जा रहा है। लोगों को नींबू के लुटने से बचाने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। कानपुर से श्याम तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उत्तर प्रदेश की गोंडा से एक अच्छी खबर सामने आई है। खूबसूरत तस्वीर है। विवाद के चलते बुजुर्ग दंपति अलग रह रहे थे। दोनों पुलिस थाने पहुंच गए। पुलिस ने सुलह करवाया। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और साथ खुशी खुशी वो चले गए। रिपोर्ट देखिए। ना करते, थोड़ा झिझकते, महिला के हाथों मिठाई खाते ये बुजुर्ग हैं 75 साल के शिवनाथ, और ये महिला भी कोई और नहीं, इनकी धर्मपत्नी है। तस्वीर देखकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक दूसरे को ये लोग मिठाई क्यों खिला रहे हैं, वो भी पुलिस वालों की मौजूदगी में। दरअसल ये एक पुलिस थाना है जहां ये दोनों अपनी फरियाद लेकर आए थे। मामला यूपी के गोंडा का है, जहां बुजुर्ग शिवनाथ और उनकी पत्नी की शादी को 50 साल हो गए हैं, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई और दोनों अलग अलग रहने लगे। अपनी फरियाद लेकर ये दोनों पुलिस थाने आए और प्रभारी निरीक्षक को अपनी बात बताई। प्रभारी निरीक्षक ने दोनों बुजुर्गों की बातों को गंभीरता से सुना और उन्हें समझाया। इनकी बात का इतना असर हुआ कि बुजुर्ग दंपति ने भी वादा किया कि अब वो जीवन भर कभी भी अलग नहीं होंगे। इसके बाद पुलिस वालों ने मिठाई मंगाई और बुजुर्ग दंपति की सुलह कराते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलवाई। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दादा दादी हंसते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दादा नाराज दिख रहे हैं और दादी उन्हें मनाती हुई नजर आ रही हैं।
जब दादाजी मान गए तो उन्होंने भी अपने हाथों से लड्डू खिलाया। इस दौरान मौजूद पुलिस वाले भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। इस वीडियो को पुलिस अधिकारी सचिन कौशिक ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है। लोग पुलिस के इस नेक पहल की खूब तारीफ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी की जेलों में कैदियों में अब सुधार लाने के लिए पहल की जा रही है। जेल में कैदी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, हारमोनियम और संगीत के साथ जप करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिएगा इस रिपोर्ट के जरिए। हाथ जोड़कर श्रद्धा में लीन ये तस्वीरें किसी मंदिर या सत्संग की नहीं है। ये तस्वीर है गाजियाबाद के डासना जेल की, जहां हर सुबह शाम कैदी गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। यूपी के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कैदियों के व्यवहार में सुधार, उनकी मानसिक शांति और जीवन में अवसाद को दूर करने के मकसद से जेलों में ये पहल शुरू करवाई है। अलग अलग हालात में अपराध कर ये कैदी जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। कोई हत्या के मामले में सजा याफ्ता है तो कोई दूसरे गंभीर अपराध में। लेकिन यूपी सरकार की इस पहल ने इनके जीवन में एक शिक्षा की लौ जलाई है। इसके पीछे मकसद साफ है कि जब यह कैदी अपनी सजा काटकर जेल से बाहर निकलेंगे तब एक आम नागरिक की तरह सम्मान के साथ जीवन बिता सकेंगे। धार्मिक सद्भावना की तस्वीर भी जेल के भीतर दिखी। अनीस नाम का मुस्लिम युवक हर रोज कीर्तन में शामिल होकर गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है। कैदियों को सुधारने की इस पहल में जेल प्रशासन भी अपनी पूरी साझेदारी निभा रहा है। जेल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि इस पहल से कैदियों के विचार और उनके व्यवहार को सुधारने में काफी मदद मिलेगी। कारागारों में जो बंदी निरुद्ध हैं, यदि वो गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चय ही उनके व्यवहार में सुधार होगा और वो एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। हम सब उनको प्रेरित कर रहे हैं कि इसमें संलग्न हो और अपने मन की शांति प्राप्त करें। सरकार के इस पहल से कैदियों की सोच बदलेगी। जब ये कैदी सजा काटकर रिहा होंगे तो इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश के दल मध्य प्रदेश में नेताओं के विवादित बयान देने का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में अब रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्र का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दावा है कि वीडियो में वो कलेक्टर को थप्पड़ मारने की बात कह रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। और लोग ये मानते थे कि कलेक्टर को अगर एक समाचार मार दिया जाए तो साल भर की जिंदगी 2 साल की जिंदगी पक्की हो जाती है। वायरल वीडियो में दिख रहे ये नेताजी रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा हैं। मंच से भाषण दे रहे हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने पॉलिटिक्स में सक्सेस होने का विवादित मंत्र दे दिया। और हम लोग ये मानते थे कि कलेक्टर को अगर एक समाचार मार दिया जाए तो साल भर की जिंदगी 2 साल की जिंदगी पक्की हो जाती है और ताकि रहते कि किस कलेक्टर को मार देना है एक समाचार। ये हम लोगों का काम है और अक्सर मौका मिल जाता है किसी कलेक्टर को पकड़ लेना, किसी को समाचार मार देना, किसी को कमिश्नर को किसी से नेताजी रीवा के कृष्णा कपूर ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस मौके पर एमपी विधानसभा के स्पीकर के साथ साथ कई बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। ऐसा नहीं है कि पहली बार सांसद जनार्दन मिश्रा की जुबान फिसली हो। इससे पहले भी इनके खाते में कई विवादित बयान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब खबर आपके काम की है। अगर आपको बैंक से जुड़ा जरूरी काम है और आप बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपका काम नहीं होगा, क्योंकि आज से लगातार 4 दिन तक देश भर में बैंक बंद रहेंगे। ये रिपोर्ट जरूर देखिए। आज से अगले 4 दिनों तक यानी 14 से 17 अप्रैल तक देश भर में बैंक बंद रहने वाले हैं। रिजर्व बैंक के हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती, महावीर जयंती और बैसाखी की छुट्टी है, तो वहीं 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे के कारण बैंक बंद रहेंगे, जबकि 16 अप्रैल शनिवार और 17 अप्रैल रविवार को छुट्टी के कारण बैंक काम नहीं करेंगे। हालांकि इन छुट्टियों के दौरान भी मोबाइल बैंकिंग, ई बैंकिंग और यूपीआई प्लेटफॉर्म पर सामान्य बैंकिंग लेन देन जारी रहेंगे। बैंकिंग से जुड़े सिर्फ ऐसे काम इस दौरान नहीं हो पाएंगे जिनके लिए बैंक ब्रांच में जाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
आज रूस यूक्रेन युद्ध का 50वां दिन है। युद्ध के 1200 घंटे हो चुके हैं। रूस लगातार अटैक कर रहा है। अमेरिका ने फिर यूक्रेन को नई मदद देने का ऐलान कर दिया है और यह युद्ध कब रुकेगा ये कोई नहीं जानता। रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध को 50 दिन पूरे हो चुके हैं। 50 दिन यानी तबाही के 1200 घंटे। इन 1200 घंटों में सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तस्वीर बदल कर रख दी है। इन 50 दिनों में दुनिया 2 गुटों में बंट चुकी है। लेकिन एक तरफ जहां रूस की फौज यूक्रेन के शहर शहर को खंडहर में बदल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के देश युद्ध में रूस के खिलाफ खड़े होने के बजाय सिर्फ उसे धमका रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बूचा टैंकों का कब्रिस्तान बन चुका है। बूचा शहर में जगह जगह बर्बाद हो चुके टैंक, कार और वैन का अंबार नजर आ रहा है। इन पर गोलियों के निशान भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। वैसे रूस की निगाहें अब मारियोपोल पर कब्जा करने की है। लड़ाई जारी है और शहर पर अपने कब्जे का दावा रूस और यूक्रेन दोनों देश कर रहे हैं। रूस के खिलाफ अमेरिका समेत कई देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच हथियारों की सप्लाई को लेकर बातचीत भी हुई है, जिसके बाद अमेरिका ने $800 मिलियन की अतिरिक्त सैन्य मदद देने का ऐलान किया है। वहीं यूक्रेन को पोलैंड और बाल्टिक देशों का समर्थन जारी है। इन देशों के राष्ट्रपतियों ने कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की है। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के मददगार पश्चिमी देशों पर कड़ी कार्रवाई के फिर संकेत दिए। पश्चिमी देशों को धमकाने के बीच पुतिन एक बार फिर परमाणु फुटबॉल के साथ नजर आए। ये 7 दिन में दूसरा मौका है जब उन्होंने दुनिया को इस बात का एहसास करा दिया कि उनका परमाणु प्लान अभी भी एक्टिव है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगली खबर पाकिस्तान से, जहां शहबाज शरीफ की सरकार तो बन गई और दुनिया भर के देशों से शहबाज सरकार को शुभकामनाएं भी मिल रही है। लेकिन जिस इमरान खान को पीएम की कुर्सी से खींचकर उतारा गया, वो अब पाकिस्तान में कोहराम मचाने को तैयार है। रिपोर्ट देखिए। पूरा पाकिस्तान रमजान की नींद सो रहा था और पेशावर में इमरान का पावर शो चल रहा था। पाकिस्तान के कोने कोने से पीटीआई के कारकुन पेशावर पहुंचे थे और पीएम की कुर्सी से दफा किए जाने के बाद इमरान खान का यह पहला बड़ा जलसा था। घंटों की देरी से मंच पर पहुंचे इमरान खान ने जब पाकिस्तानियों के सामने सियासी जंग का रोड मैप रखा, तो अपने विरोधियों को एटम बम वाली धमकी देते सुनाई पड़े। अपने सारे अदारों से पूछता हूं कि क्या तुम्हारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इनके हाथ में, क्या ये हिफाजत कर सकते हैं? और खबरों के खिलाड़ी में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।